बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मैं एक पाकिस्तानी के जो ख़यालात हैं पाकिस्तान के बारे में, वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। आम तौर पर ये होता है कि जब जम्मू कश्मीर का कोई शहरी पाकिस्तान से 101% जायज़ बात भी करे, शिकायत करे या कहे कि पाकिस्तान ने हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी किया है, तो पाकिस्तानियों का जज़्बा जो है ना वो जाग पड़ता है। वो कहते हैं, "हो जी, इस गद्दार ने हमारे खिलाफ़ ये बात कर दी है। ये आदमी एंटी पाकिस्तान है और एंटी इस्लाम है", वगैरह-वगैरह। तो ये आदमी जो है ना 100% पाकिस्तानी है। रफ़ी साहब उनका नाम है, रफ़ी रज़ा नाम है उनका। मेरा इनसे सिर्फ़ तल्क़ इतना आया है कि ट्विटर पर राब्ता है। ये पाकिस्तान में इस वक़्त नहीं रहते। अगर ये पाकिस्तान में होते तो ये कभी ना लिखते, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी बातें लिखने वाले को गायब कर दिया जाता है। तो बहरहाल रफ़ी रज़ा साहब कहते हैं कि जब कई साल बाद दुनिया की तारीख़ लिखी जाएगी, तो एक कौमुल मुजरिमीन पाकिस्तान के बारे में भी एक नई तारीख़ लिखी जाएगी। मौरख़ लिखेगा कि कौम आद, कौम समूद और कौम लूत के सारे मजमूई गुनाह इस कौम में पाए जाते थे। जो लोग मुसलमानी हैं या नहीं जानते कि कौम कौम आद और कौम समूद और कौम लूत कौन-सी, ये कुरान में इनका तफ़सीली ज़िक्र है कि ये कौमें ऐसी थीं जिन्होंने यानी इंतहा कर दी थी गलत कार्यों की। बहुत से ऐसे जराइम थे जो उन्होंने अपने-अपने तौर पर किए थे और जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको सज़ा दी और वो कौमें यूँ तबाह और बर्बाद कर दी गई थी। तो ये कहते हैं कि लिखा है इन्होंने क्या कि जो जो इन कौम में इनफ़रादी तौर पर जो गुनाह थे ना, वो सारे के सारे मजमूई तौर पर इकट्ठे किए जाएँ तो वो कौमें पाकिस्तान में मौजूद हैं। बाकी कहते हैं कि ये एक ऐसी कौम थी जो नाम तो अल्लाह का लेती थी, मगर मानती अपने-अपने अलाकारों को थी। कुरान को अल्लाह की किताब मानती थी, पर अमल के लिए इंसानी आत्म की लिखी हुई किताबों पर अमल पैरा थी। एक ऐसी कौम थी जिसकी तालीम सिर्फ़ जेल बनाने के लिए दी जाती थी। एक ऐसी कौम थी जिसके मज़हबी पेशवा खुद ना तो दुनिया की आर आसाई से लुत्फ़अंदोज़ होते थे, मगर इन गाफ़िलीन को गुर्बत और अफ़लास के फ़ायदे बताकर जन्नत के टिकट देते थे। इनके हुक्मरान बादशाहों की तरह ज़िंदगी गुज़ारते थे, मगर इस कौम के निचले तबके के पास इनके पास खाने को रोटी मुयस्सर नहीं थी। ये बेसिकली ये पाकिस्तानी कौम के बारे में लिख रहा है। मौरख़ लिखेगा कि इस कौम में इंसाफ़ बिकता था। ताकतवर के लिए अलग कानून और गुरबा के लिए अलग कानून था। इस कौम के काज़ी इन्हीं हुक्मरानों की तरह करप्ट और इंसाफ से आरी थे। इस कौम के सियासतदान खुद गर्ज़, नाइल और बेहिस थे। मगर ये कौम ऐसे सियासतदानों को अपना मसीहा समझती थी और इनके लिए एक दूसरे की गर्दन काटने को भी तैयार रहती थी। मौरख़ लिखेगा, इस कौम के अक्सर लोग दूसरे मुल्कों में बसने को तरजीह देते थे, मगर अपनी कौमी ज़हनियत अपने साथ लेकर जाते थे और तहज़ीब याफ़्ता ममालिक भी इन्हें तहज़ीब सिखाने से कासिर रहे। ये अंदाज़ा इसलिए लगाया जाएगा कि तहज़ीब याफ़्ता खोपड़ियों में से जाहिल खोपड़ियाँ भी मिलेंगी। एक ऐसी कौम थी जिसमें आरामखोर, इज़्ज़तदार कहलाते थे और मेहनत करके खाने वाले कमी-कमी। ये हक़ बात को समझने से आरी थे और भेड़-बकरियों की तरह जो चाहता अपने पीछे लगा लेता। इस सब कुछ लुट जाने के बाद भी ये इन्हीं लीडरों के पुजारी बने रहते। वो एक नई कहानी गढ़ के इन पर अपने हुक्मरानों कायम रखते थे। नई कहानी गढ़ के इन पर अपनी हुक्मरानी कायम रखते थे और ये इन लुटेरों के गीत गाते और इनकी हर नई कहानी पर वाह-वाह करते। अपनी आने वाली नस्लों को फिर इनकी गुलामी में झोंक देते। इसलिए आने वाले वक़्त में ये कौम अल मुजरिमीन पाकिस्तान के मौज़ूम से इबरत के तौर पर पढ़ाई जाएगी। उन्होंने ये एक बात भेजी और दूसरी जगह पर वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि साथ कहते हैं कि वह भी क्रिकेट मैच हो, हमारा बचपन का रोमांच भारत से मुकाबला भी था। अच्छा, बरसों का धोखा, हॉकी का मैच हो या क्रिकेट का मैच हो, बड़े-बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कारकर्दगी को भारतीय कारकर्दगी के पैमाने से इन्हें उसको देखा जाता था। कश्मीर बनेगा यानी पाकिस्तान, लाल किला पर सब्ज़ी लाली परचम लहराने के अख़बार भी दिखाया गया। देखते थे कि सरीनाथ प्रसाद से हमेशा फ़ख्र होता था कि हमारी वसीम वक़ार पाकिस्तान जैसे हमारे तुर्कों की सेंचुरी का मुकाबला सईद अनवर की सेंचुरी से भी किया था। अच्छे हैं हमने वगैरह-वगैरह उन्होंने बहुत सा ज़िक्र किया, क्रिकेट और हॉकी के बारे में और मुझे तो दोनों से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। अच्छा,
शहीद अनवर इस दौर में बाहर हो, एटमी हथियारों पर फख्र किया, इसकी टेक्नोलॉजी भारत से बेहतर कहते रहे और आधा मुल्क घुमा दिया। तो इस तरीके से सारी बातों का उन्होंने जिक्र करते हुए ये कहा कि अ, जो हमने इन्होंने जो कुछ फिर फिल्मों का आ गया, गवाह बैठने के बाद हम भारत में बढ़ती हुई रेप की शरह पर कहते रहे कि जो कुछ आपने फिल्मों में पाक और नेक बरसा कहते रहे, तो हमें कुछ भी नहीं सोचने नहीं दिया। भारतीय डैम बहुत ज़्यादा है, हमें दिखाया गया वो इस तहज़ीब तले दब रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि नतीजा हमारे दरिया सूखे रह गए, बना रहा है, अतः के दरियाओं पर भी हमें नहीं सोचने दिया गया। रियासतों में बिजली फ्री मिलने लगी, हमारे यहाँ यूनिट 100 रुपए का हो गया। तो यानी ज़ाहिर है भी ये तो अब मैं क्या कह सकता हूँ। जबकि हमारे कि इसकी बड़ी-बड़ी सियासी पार्टियाँ जो वज़ीर-ए-आज़म की बैरून मुल्क कोई जायदाद नहीं है। यानी इंडिया का कह रहे हैं कि उनकी कोई नहीं है बाहर के मुल्क में जायदाद। अच्छा, इसकी इसकी किसी बड़ी सियासी पार्टी या वज़ीर-ए-आज़म की बैरून मुल्क में कोई जायदाद नहीं है। हुकूमत करती तो बड़े दोनों पार्टियों के सरबराहान अरबों डॉलर की जायदाद के बैरून मुल्क मालिक हैं। हमें सोचने नहीं दिया गया कि जब हम डॉलर्स के लिए अफ़गान जंग में साम अंकल के इत्तेहादी बने, तब डॉक्टर तब सलाह में मोहम्मद कासिम, मनमोहन सिंह और डॉलर्स ने के लिए जाल मुल्क में बिछाया। लेकिन हमारे असल सिपह सलार जहांगीर करामत, फिर अशफाक परवेज़ किकियानी और सलाहुद्दीन अय्यूबी लिखते रहे। फिर राहिल शरीफ और फिर बाजवा साहब और मुजाहिदीन ने तो रिटायरमेंट के बाद इस मुल्क में रहना तक गवारा नहीं किया। और जो अरबों की जायदादें ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बर्तानिया, अमेरिका, कनाडा और यूएई में यानी हमें बताया गया हम भारतीयों से बेहतर है। बताएं, वो अल्लाह पूछता है कि क्या भारत में भी यही कुछ होता है? 11 साल का है कि हम कम से कम तो हमें इसमें मुतमिन नहीं कर पाता। तो कहते हैं कि बेसिकली वो सारी चीज़ें जो है ना उनको मुवाज़ना करते हुए कहते हैं कि हमारा हम तो हर बात में कोशिश करते हैं कि हमें इंडिया का मुवाज़ना किया है, जब हम उनसे इस फील्ड में बेहतर हैं। कहते हैं कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें हम बेहतर हैं? सिवाय ये है कि भड़कबाज़ी में, झूठ बोलने में, वो गलत कार्य करने में। मैं ये नहीं कहता कि भारत में गलत कार्य नहीं होती, होती हैं। लेकिन यहाँ पर वो आगे काफ़ी तफ़सील देकर वो कहते हैं कि कितने दूर तक चला गया है हिंदुस्तान जो है ना, चाँद पर पहुँच गया, मरीख़ पर उनके रॉकेट्स गए और पाकिस्तान के पास क्या है? सिवाय भड़कबाज़ी, हवाई धोखा, सिवाय फ्रॉड के बगैर कुछ भी नहीं है। और इस वक़्त भी जब होता है ना फिर कहते हैं कि मसलन अभी G20 का हुआ है। यहाँ पर भी मैंने देखा है कि G20 के बारे में बहुत से लोग बातें कर रहे हैं। ये नहीं है कि वहाँ पर कितने बड़े-बड़े लीडर आए, दुनिया के बड़े लीडर वहाँ पर मौजूद रहे। अगर चाइना का सदर नहीं गया या रशिया का सदर नहीं गया तो उनकी अपनी वजूहत थी, ठीक है? ये ज़ाहिर है कि रशिया के सदर के खिलाफ आईसीजे के कोई वारंट वगैरह हैं, ठीक है ना? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। तो इसी तरह जो ज़ी हैं उनके अपने थे, यानी चाइना के जो सदर हैं उनकी अपनी वजूहत थी। लेकिन देखना ये है कि कितना प्रोफ़ाइल बुलंद हुआ है इंडिया का इस सिलसिले में। वही कितना जो है ना लोग आए, किस तरीके से उन्होंने प्रोफ़ाइल बनाया, किस तरीके से उन्होंने उन लोगों को रिसीव किया और क्या-क्या पास कराया। तो ये एक पाकिस्तानियों के लिए मिसाल होनी चाहिए, उसमें ये देखना चाहिए कि वो किस तरीके से इस फ़ील्ड में जाकर मुकाबला करें। लेकिन इसके बजाय इनकी इनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। जो अदारे मौजूद हैं, वो ये देखते हैं कि कौन लड़की किस लड़के के साथ कैसे क्या काम कर रही है, उसकी वीडियो बनाई है। या कौन जो रहनुमा है या कौन-सा सियासतदान है, वो क्या कर रहा है, ये इनकी प्रायोरिटीज़ हैं। अभी कहा जाता है जी भई इतने जो है ना जो ईरान से तेल आ रहा है, वो तेल जो है उसमें इतने लोग इसमें शामिल हैं, इतने 100 अरब जो है सालाना जो है ना पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। लेकिन जो फ़ायदा हो रहा है वो किसको जा रहा है? कहते हैं ये 29 जो है ना सियासतदानों के नाम आते हैं। भई ये अक्ल थोड़ी-सी इस्तेमाल कर ली जाए। अक्ल इस्तेमाल कर ली जाए कि बॉर्डर पर सियासतदान नहीं बैठे होते। बॉर्डर पर पाकिस्तान की आर्मी होती है या पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं। तो वो जो स्मगलिंग हो रही है, कैसे हो रही है? तो ये तो नहीं है कि अब जो स्मगल करते हैं, उनका एहसास जो है ना सियासतदानों या दूसरे दूसरे लोगों को जिन्होंने वहाँ पर रखा हुआ है, तो उनको पीनट उनको भी मिल जाता है। तो जो गलत कार्याँ हो रही हैं, ये इसमें सिर्फ़ सियासतदानों को क्यों कह रहे हैं? इन जो जिनका काम है बॉर्डर का तहफ़्फ़ुज़ करना, स्मगलिंग को रोकना, वो क्यों नहीं रोक रहे? अगर वो अपना काम जो है ना अच्छे तरीके से करें, तो फिर मेरे ख़्याल में ये करप्शन भी ख़त्म हो सकती है और ये जो स्मगलिंग है, ये भी ख़त्म हो सकती है। डॉलर्स जो जा रहे हैं यानी करोड़ों, अरबों के हिसाब से जा रहे हैं अफ़गानिस्तान में, वो भी रुक सकते हैं। लेकिन इनको तो इनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं।
और आज ही एक आदमी ने कुछ भेजा, वो कहते हैं कि कितने जगहों पर जो बागात हैं, आमों के बागात और दूसरे बागात और दूसरी जो फर्टाइल जो है ना लैंड है, उसको आर्मी के हवाले किया जा रहा है या कुछ किया जा चुका है। तो अगर आपकी प्रायोरिटीज इस तरह की हैं, तो फिर जो आप बोएंगे वही काटेंगे। तो जो पहले इसके आप पहले जो जरनैल जो आते रहे या जितनी हुकूमतें आती रही हैं, जो वो बोती रही हैं, वो अब काट रहे हैं। और जो आज बोएंगे लोग, वो जो आने वाली जनरेशन काटेगी। तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, व्हाई डोंट यू सॉर्ट आउट योर हाउस, पुट इट इन ऑर्डर। फिर बात होती है, तो जो डाउन लीक्स हो जाती है। तो जब आपको कुछ समझाने की कोशिश करता है कि ये जो ना आजकल की जो सोसाइटी है, आजकल जो वर्ल्ड ऑर्डर है, आज की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ये टेररिज्म को, स्मगलिंग को या दूसरे गलत कार्यों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए चेंजेस करने की ज़रूरत है। लेकिन ये बात उनको नागवार गुज़रती है। वो फिर कहते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन है, इट इज़ रिजेक्टेड। भई आप उसे कौन है रिजेक्ट करने वाले? अगर सिविलियन गवर्नमेंट है, उसने फैसला किया, पार्लियामेंट ने किया या कैबिनेट ने किया है, दे आर इलेक्टेड पीपल। वो आप कहेंगे ये भी हमने सेलेक्ट किया हुआ है। लेकिन योर रोल इज़ नॉट टू सेलेक्ट एनीबॉडी, योर रोल इज़ टू डिफेंड द बॉर्डर्स। हैव यू बीन डूइंग दैट? मेरे ख्याल में यहाँ पर बहुत काफ़ी बात हो गई। आई लीव इट एट दैट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज डू आस्क, एंड इफ यू एनीबॉडी वांट्स टेक्स्ट ऑफ द जो उन्होंने भेजी है फिर रज़ा साहब ने, आई कैन सेंड दैट। मेरी तरफ से ख़ुदा हाफ़िज़, लुक आफ्टर योरसेल्फ।